Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter 8 of class 12th, that is human beings and diseases. So we have already discussed about the viral and the bacterial diseases. Now, in this session, we will discuss about the protozoan diseases. Some of the human diseases are caused by the protozoans too. तो कुछ जो इंसानों के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको प्रोटोजोआ भी फैलाते हैं. You may have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. तो हम ऑलरेडी मलेरिया बीमारी के बारे में जानते हैं जो कि बहुत सारे सालों से बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर रही है. The plasmodium, a tiny protozoa, is responsible for this disease. तो मलेरिया के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है. एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो प्लाज्मोडियम जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ है इसका वेक्टर कौन है, यानी कौन इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करवाता है. तो इसका सही आंसर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ये कैरियर का काम करती है इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करवाने के लिए. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपुरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया. तो जो प्लाज्मोडियम है उसकी बहुत अलग अलग स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं. कौन कौन सी हैं? वाइवेक्स, मलेरिया और फेल्सीपेरम. ये जो तीन स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग टाइप के मलेरिया को फैलाने के लिए. ऑफ दीज द मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फेल्सीपुरम इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल. और जो इनमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस या जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मलेरिया है उसको कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. और ये जो इससे जो मलेरिया होता है इस प्लाज्मोडियम से वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और कुछ सिचुएशंस के अंदर इंसान की डेथ भी हो सकती है. तो मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो मलेरिया है वो कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम फैलाता है. प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज़ हैं जो कि अलग अलग टाइप के मलेरिया फैलाती हैं. कौन कौन सी 3 स्पीशीज़ हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. इन तीनों स्पीशीज़ में से जो सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट फीवर कॉज करती है या मलेरिया फैलाता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. Let us take a glance at the life cycle of plasmodium. तो एक बार हम अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. The plasmodium enters the human body as sporozoite, the infectious form, through the bite of the female Anopheles mosquito. तो जो प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ वो इंसान की बॉडी के अंदर किस फॉर्म में एंटर करता है? स्पोरोजोइट की फॉर्म के अंदर एंटर करता है. ये स्पोरोजोइट्स क्या है? ये स्पोरोजोइट्स प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म है, मतलब वो फॉर्म जो कि इन्फेक्शन कॉज करेगी. कैसे एंटर होगा ये स्पोरोजोइट इंसान की बॉडी के अंदर? जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जो कि इस प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है वो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जब वो ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगी तो उस टाइम पे ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये उनको ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करवा देगी. द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स RBCs रिजल्टिंग इन देयर रप्चर. तो अब ये करती क्या हैं कि ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आ चुके हैं. फिर ये कहाँ ट्रैवल करेंगे? जो लिवर की जो सेल्स हैं ये उनके अंदर जाएंगे और उनके अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगे यानी अपना नंबर बढ़ाएंगे.
उन लिवर सेल से फिर ये कहाँ जाएंगे, जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी आरबीसीज हैं, तो ये आरबीसीज के अंदर जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अपना फिर से नंबर बढ़ाएंगे और एट लास्ट क्या होगा कि जो आरबीसीज हैं वो रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होने का मतलब है फट जाना उनका। तो पहले तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ये लिवर सेल्स के अंदर पहुंची। लिवर सेल में इसने अपने आप को मल्टीप्लाई करवाया। लिवर सेल से निकल के कहाँ पहुँचे, आरबीसीज के अंदर पहुँचे और वहाँ पे क्या करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी और आरबीसीज को रप्चर करवा देंगी। द rupture of the RBCs is associated with the release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and the high fever reoccurring every 3 to 4 days। तो अब उन्होंने जब आरबीसीज को रप्चर करवाया तो उससे क्या होगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन है, वो रिलीज़ होगा। उससे क्या होता है कि जो चिल यानी जो ठंड लगती है और जो हाई फीवर, जो ज़्यादा बुखार आता है तेज़, जो हर तीसरे या चौथे दिन आएगा, वो किन की वजह से आता है, इस हीमोजोइन के रिलीज़ होने की वजह से आता है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से फीवर होता है जब भी मलेरिया हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हीमोजोइन उसका करेक्ट आंसर होगा। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development। तो अब उसके बाद कोई जो दूसरी एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसने अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, यानी ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसको ये ऑलरेडी मलेरिया हो रखा है, अगर उस मॉस्किटो ने ऐसे इंसान को बाइट किया तो उससे क्या होगा कि इसके जो पैरासाइट्स हैं मलेरिया वाले, वो किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और वहाँ जाने के बाद इन स्पोरोजोइट्स या फिर जो फर्दर ये जो पैरासाइट्स हैं, इनका पूरा डेवलपमेंट होगा। तो यानी अभी तक क्या हुआ कि जो कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो थी जो कि इन्फेक्टेड है मलेरिया से, अगर उसने किसी इंसान को बाइट किया तो उससे क्या हो रहा था कि इंसान के अंदर वो स्पोरोजोइट्स चले जा रहे थे। स्पोरोजोइट वहाँ से कहाँ पहुँच रहे थे, लिवर सेल के अंदर पहुँच रहे थे। वहाँ उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया खुद को। उसके बाद वो कहाँ पहुँचे, आरबीसीज के अंदर पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, अपना नंबर बढ़ाया और उसकी वजह से क्या हुआ, जो आरबीसीज हैं वो रप्चर हो गई। अब जब आरबीसीज रप्चर होंगी तो क्या होगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको हम हीमोजोइन बोलते हैं, वो हीमोजोइन रिलीज़ होगा और ये जो हीमोजोइन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर के लिए और चिल के लिए मलेरिया के टाइम पे। अब वो जो पैरासाइट्स हैं, अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन को इस टाइम पे अगर किसी ने जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, अगर उसने बाइट कर लिया तो वो जो पैरासाइट्स हैं उस इंसान के अंदर, वो कहाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे, मॉस्किटो के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे और उस मॉस्किटो के अंदर ही अब फर्दर पूरा उनका डेवलपमेंट होगा। The parasites multiply within them to form the sporozoites that are stored in their salivary gland। तब जब ये पैरासाइट उस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो ये वहाँ पे क्या होंगे, खुद को मल्टीप्लाई करेंगे। किसके फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कहाँ स्टोर कर लेंगे वो उनको, जो मॉस्किटो है उसका जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ जाके ये स्टोर हो जाएंगे। When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, therefore initiating the events mentioned above।
और जब ये मॉस्किटो फिर से किसी इंसान को बाइट करेगा, किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल को, तो वो जो स्पोरोजोइट्स थे जो उसने अपने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर करके रखे हैं, वो कहाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे? उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। और वो जो ऊपर वाला जो हमने पूरा साइकिल पढ़ा है वो क्या हो जाएगा? दोबारा से शुरू हो जाएगा। इट इज़ इनिशिएटिंग It is interesting to note that the malarial parasite requires two hosts. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो मलेरिया का पैरासाइट है उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से होंगे दो होस्ट? एक तो होगा ह्यूमन बीइंग और दूसरा है मॉस्किटो। मतलब ये कि इसको अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, ये दो होस्ट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे वो मॉस्किटो हो। जब इसको ये दोनों होस्ट मिलेंगे तभी जाके इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी। द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज़ द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट टू। और जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो इस प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर का काम भी करती है, यानी इसको ट्रांसमिट करवाती है अपने थ्रू, कैरियर का काम भी करती है। अब हम लोग एक बार ये जो पूरी प्लाज्मोडियम के जो लाइफ साइकिल है ये डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। When the mosquito bite another human, the sporozoites are injected with the bite. तो जैसे ही कोई ऐसा मॉस्किटो जिसको ऑलरेडी क्या हो रखा है, जिसके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है ये प्रेजेंट है, अगर ये किसी इंसान को बाइट करता है तो उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शियस फॉर्म है जो कि स्पोरोजोइट जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होगा? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये बाइट होने के बाद अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये कहाँ पहुँचेंगे? ये लिवर के अंदर पहुँचेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे ये? फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लिवर और ये स्पोरोजोइट्स इस लिवर के अंदर पहुँच गए हैं। अब लिवर के अंदर क्या होगा वो हम देखते हैं। द पैरासाइट्स reproduce asexually in the liver cells, bursting the cell and release into the blood. तब ये जो पैरासाइट हैं ये लिवर सेल के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी अपना नंबर बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और फिर उससे क्या होगा कि ये जो लिवर सेल है वो बर्स्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पोरोजोइट्स थे, इन्होंने क्या किया, पहले ये 3 थे, इन्होंने अपना और नंबर बढ़ाया और फिर लास्ट में क्या हुआ, ये जो लिवर सेल है इसको रप्चर कर दिया और इससे ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये लिवर सेल से बाहर निकल गए और किस चीज़ के अंदर पहुंच गए? ब्लड के अंदर पहुंच गए। अब ब्लड में जाने के बाद क्या होगा वो हम देखते हैं। द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो अब ये जो पैरासाइट्स हैं ये जब आरबीसीज के अंदर पहुंच जाएंगे तो ये क्या करेंगे, वहाँ जाके भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और उससे क्या होगा, अपना नंबर बढ़ाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये लिवर सेल से रिलीज़ हुए थे इतने सारे पैरासाइट्स, तो इनमें से कोई एक भी एक किसी आरबीसी के अंदर पहुंचा, उसी एक पैरासाइट ने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया, यानी खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आरबीसीज को भी रप्चर कर देंगे और वहाँ से ये रिलीज़ हो जाएंगे। अब जब आरबीसीज रप्चर होंगे तो उससे क्या होगा, फीवर या फिर और जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं वो होने लगेंगे मलेरिया के। ये जो फीवर है ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो फीवर है या फिर जो चिल है वो किसकी वजह से आते हैं? हीमोजोइन की वजह से आते हैं। और हीमोजोइन कब रिलीज़ होता है?
जब आरबीसीज रप्चर होती हैं। द रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। और ये जो पैरासाइट है ये क्या करेंगे, अब वहाँ से निकल के जो नई जो और आरबीसी सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद इस टाइम पे तो अब इनके अंदर सेक्सुअल स्टेज आएगी, यानी कि गैमेटोसाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे जब ये और नई नई आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। जब सेक्सुअल स्टेज आएगी इसका मतलब जो मेल और जो फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी इस टाइम पे। अब यहाँ तक तो जो डेवलपमेंट हो रही थी वो किसके अंदर हो रही थी, ह्यूमन होस्ट के अंदर हो रही थी। यानी अभी तक इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो किसके अंदर चल रही थी, इंसान के शरीर के अंदर चल रही थी। पर जब ये गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे इसके बाद इनको जो सेकंड होस्ट है जो कि मॉस्किटो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तब अब देखते हैं कि जब ये गैमेटोसाइट्स बन गए हैं तो ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर इनका क्या क्या डेवलपमेंट होगा। तो अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये कहाँ बने हैं, आरबीसीज के अंदर बन रहे हैं। इस टाइम पे अगर कोई दूसरी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो अगर इंसान को बाइट करेगी तो नॉर्मली क्या सक करती है, ब्लड सक करते हैं मॉस्किटोज। तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये भी कहाँ प्रेजेंट हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो वहाँ से ब्लड के थ्रू होते हुए ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, जो मॉस्किटो का जो शरीर है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। द फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील। तो जब वो ब्लड को सक करेगी इंसान के शरीर के अंदर तो वो मॉस्किटो ब्लड के साथ साथ और क्या ले लेगी, गैमेटोसाइट्स को भी अपने अंदर ले लेगी। द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। और जो आगे का जो फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि ऑलरेडी जो गैमेटोसाइट्स थे वो किसके अंदर बन चुके थे, जो ह्यूमन होस्ट था उसके अंदर बन चुके थे। तो अब ये जो गैमेट्स हैं यानी जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स हैं इनका फर्टिलाइजेशन होगा मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। और एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी होगी, जो मॉस्किटो का जो गट है उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद में द मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम द गट एंड टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। तो यानी गट के अंदर तो इनका फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्दर डेवलपमेंट होगा। जब ये अपनी मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर पहुंच जाएंगे, यानी जब वो स्पोरोजोइट्स बनेंगे तो वो गट से निकल के कहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, जो मॉस्किटो का जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे ये स्टोर रहेंगे। और वहीं से जैसे ही कोई मॉस्किटो उस किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो उस जो सलाइवरी ग्लैंड है ये वहाँ से ह्यूमन की बॉडी के अंदर फिर से एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन तो होता है मॉस्किटो गट के अंदर, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो स्पोरोजोइट्स बनने के बाद वो स्टोर कहाँ होते हैं। तो वो स्टोर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। तो ये दोनों लोकेशंस याद करने वाली हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी बीमारी जो कि प्रोटोजोआ की मदद से, प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है। इस बीमारी का नाम है अमीबॉयसिस और इसको हम कॉमन टर्म के अंदर अमीबोइक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये जो अमीबोइक डिसेंट्री है इसको कौन सा प्रोटोजोआ फैलाता है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका फैलाता है। सो द एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका is a protozoan parasite in the large intestine of the humans
विच कॉज अमीबॉइसिस और द अमीबॉइक डिसेंट्री। तो ये जो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है, ये कहाँ मिलता है? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। और ये कौन सी बीमारी फैलाता है? अमीबॉइसिस बीमारी फैलाता है। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट। तो ये जो अमीबॉइसिस हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो इस बीमारी का पहला सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, इसके अलावा क्रैम्प्स भी आ सकते हैं कुछ सिचुएशन में, और एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है अमीबॉइसिस की वो है स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट। कि जो स्टूल रिलीज होता है माउथ से उसके अंदर क्या होगा? ज़्यादा तो म्यूकस आएगा और उसके साथ साथ में कुछ ब्लड के जो क्लोट्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। द हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड द फूड प्रोडक्ट्स thereby contaminating them। तो ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है इसके लिए वेक्टर का काम कौन करता है? हाउस फ्लाई, यानी जो घरों में जो मक्खियाँ हैं उन वजह से ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये फर्दर इस बीमारी को ट्रांसमिट करवाती है। तो जो भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा इस बीमारी से उसका जो फीकल मैटर होगा वहाँ से मक्खियाँ जो हाउस फ्लाइज हैं वो इस पैरासाइट को खाने के अंदर ट्रांसमिट करवा देंगी और उसी की वजह से जो खाना है वो फर्दर कंटामिनेट भी हो जाएगा। द ड्रिंकिंग वाटर एंड द फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जो पानी हम पीते हैं और जो खाना है ये दोनों जब कंटामिनेट होंगे तो उसी की वजह से इन्फेक्शन होता है। मतलब जो कंटामिनेटेड पानी और जो खाना है उसकी वजह से ये जो अमीबॉइक डिसेंट्री है ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी हो सकती है। तो एक बार हम लोग दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इस सेशन में हमने पढ़ा है प्रोटोजोवन डिजीज़ेस के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर 2 प्रोटोजोवन डिजीज़ेस के बारे में बताया हुआ है, एक है मलेरिया और दूसरा है अमीबॉइसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फैलाता है। प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो इनमें से जो सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट है वो कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की, एक होस्ट कौन होगा? मॉस्किटो। दूसरा होस्ट कौन होगा? ह्यूमन बीइंग्स। तो जो पैरासाइट्स हैं वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में, और फिर ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुँचेंगे? लिवर सेल के अंदर पहुँचेंगे। वहाँ पे अपना नंबर बढ़ाएंगे और उसको भी रप्चर कर देंगे। वहाँ से लिवर सेल से ही कहाँ पहुँचेंगे? आरबीसीज के अंदर पहुँचेंगे और फिर आरबीसी को भी रप्चर करवा देंगे। जब आरबीसीज रप्चर होंगी तो क्या रिलीज़ होगा? हीमोजोइन रिलीज़ होगा। हीमोजोइन क्या करता है? जो हाई फीवर है या फिर जो चिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आरबीसीज के अंदर ये और क्या बना लेते हैं? गैमेटोसाइट्स बना लेते हैं। तो अगर इस स्टेज पे कोई मॉस्किटो अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करे तो वो जो गैमेटोसाइट्स हैं वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे जो उसका गट है, गट के अंदर ये क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे और वहाँ से जब वो अपने मैच्योर फॉर्म में पहुँच जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाएंगे
और यहीं से अगर ये मॉस्किटो अगर किसी इंडिविजुअल को बाइट करेगा तो उसके अंदर भी ये बीमारी फैला देगा। जो दूसरी बीमारी के बारे में हमने पढ़ा वो थी अमीबॉयसिस, या फिर जिसको हम अमीबॉइक डिसेंट्री भी बोलते हैं। इसको कौन कॉज करता है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन से एरिया को अफेक्ट करती है? इंटेस्टाइन वाले एरिया को अफेक्ट करती है। क्या क्या सिम्टम्स हैं इस बीमारी के? कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प है और स्टूल है विद दी एक्सेस ब्लड क्लॉट। और इसको कैरियर कौन है इसका? हाउस फ्लाई, यानी जो हाउस फ्लाई हैं वो इस जो वेक्टर है इसको फैलाती हैं। कैसे स्प्रेड होता है ये? तो ये जो हाउस फ्लाइज हैं, अगर कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीकस मैटर से ये उस जो भी हमारा जो पैरासाइट है उसको जो खाना है और जो खाने के जो प्रोडक्ट और जो पानी है उससे उसको कंटामिनेट कर देती हैं। इसके इन्फेक्शन के सोर्सेस कौन कौन से हैं? कंटामिनेटेड खाना प्लस जो ड्रिंकिंग वाटर है वो इसके लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है।